गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने पढ़ा था डी ब्रोगली अवधारणा के बारे में। डी ब्रोगली अवधारणा अपन ने स्टार्ट कर ली थी। तो डी ब्रोगली अवधारणा में सबसे पहले क्या आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में बताया था। आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में बताया था। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश या फोटोन में तरंग और कणीय दोनों प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। फिर डी ब्रोगली ने बताया कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों में या पदार्थ के सूक्ष्म कणों में द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। उसके बाद डी ब्रोगली द्वारा सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि की दोहरी प्रकृति दर्शाने के लिए इनकी कणीय और तरंग प्रकृति के लिए दी गई ऊर्जा समीकरणों का डी ब्रोगली ने उपयोग कर एक संयोजित समीकरण दी, जिसे डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति कहा जाता है। इसके लिए डी ब्रोगली ने दो सिद्धांतों का यूज किया था। एक तो है आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत। आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत। दूसरा उसने यूज किया प्लांक के विकिरण नियम का। आवाज आ रही है आप सबको? ओके। तो उसने दो सिद्धांतों का यूज किया। एक तो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत था और दूसरा था प्लांक का विकिरण नियम। ठीक है। फिर अब डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के लिए पहला कणीय प्रकृति के लिए दी गई ऊर्जा समीकरण कणीय प्रकृति के लिए आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा। आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा। तो आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा क्या है? E बराबर mc²। आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा E बराबर होती है mc²। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर। कणीय प्रकृति के लिए आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा E बराबर mc²। ये है आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है। आवाज आ रही है आपको? ठीक है। फिर दूसरा तरंग प्रकृति के लिए प्लांक द्वारा दी गई ऊर्जा। तरंग प्रकृति के लिए प्लांक द्वारा दी गई ऊर्जा तो प्लांक का विकिरण नियम क्या होता है? E बराबर क्या होता है? h न्यू। E बराबर होता है h न्यू।
इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। और ये है, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लांक विकिरण नियम, प्लांक विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण नियम है ये, ठीक है। और ये है आइंस्टीन का अपेक्षितता का सिद्धांत। अब समीकरण 1 और 2 के, समीकरण 1 और 2 के संयोजन द्वारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दी जाती है, या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दी गई। तो समीकरण 1 तो था E बराबर mc², और समीकरण 2 क्या है, E बराबर h न्यू, E बराबर क्या है h न्यू। तो इन दोनों के संयोजन से समीकरण 1 व 2 के संयोजन द्वारा, समीकरण 1 व 2 के संयोजन द्वारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दी गई। तो समीकरण 1 और 2 का संयोजन कर लेते हैं, mc² इज इक्वल टू क्या आया, h न्यू। समीकरण 1 और 2 के संयोजन से क्या हुआ, mc² इज इक्वल टू h न्यू। अब c न्यू बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है। तो मान रख दिया यहाँ पे mc² इज इक्वल टू h, न्यू का मान रख दिया c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा रख दिया, ठीक है। अब ये c से एक c कट गया, ये c से एक c कट गया, पीछे क्या बचा mc, पीछे क्या बचा mc बचा, और इधर क्या बचा h अपॉन लैम्डा, इधर बचा h अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा को ले आए इधर और mc को लेके आए इधर, वज्र कर दिया इनका पक्षांतरण, वज्र पक्षांतरण कर दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, h अपॉन mc, h अपॉन mc। ये है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। मैं ऊपर लिख लेती हूँ एक बार वापस से, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। यही है, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3, और यही है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। यही है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब समीकरण 3 जो है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है, जिनका मान प्रकाश के वेग के लगभग समान है। समीकरण 3 ये जो है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है, जिसका मान किसके, प्रकाश के वेग के लगभग, प्रकाश का वेग c, प्रकाश का वेग c के लगभग समान होता है, ठीक है। अब अगर प्रयुक्त कण का वेग, अब यदि प्रयुक्त कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या है, भिन्न है, प्रकाश के वेग से भिन्न है, प्रकाश का वेग c अगर इससे भिन्न है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कैसे दी जाती है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कैसे दी जाती है। तो लैम्डा बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू h, c की जगह ले लिया अपन ने v, c की जगह ले लिया v। अब ये mv किसके बराबर होता है, ये mv किसके बराबर होता है, तो कणीय संवेग p के बराबर होता है। p क्या होता है, संवेग, p बराबर होता है mv। तो अपन mv, p बराबर क्या होता है mv, ठीक है, संवेग p बराबर होता है mv। तो अपन लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5, ओके। अब यहाँ पे अपन जहां जहां
जहां h क्या है, h है प्लांक नियतांक। क्या है, एक प्लांक नियतांक है जिसका मान क्या होता है 6.625 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। 6.625 इंटू 10 की घात -34 इंटू जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, फिर है m। m क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान है m। ठीक है, c, यहां c क्या है इस सूत्र के लिए, यहां c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग है जिसका मान क्या होता है, प्रकाश के वेग का मान क्या होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे v था, एक सूत्र यहाँ पे ये भी था, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी था समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर, तो यहाँ पे v क्या है, वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग, v बराबर वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, और p तो मैंने बता दिया है, संवेग होता है, कणीय संवेग होता है जो mv के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया डी ब्रोगली अवधारणा। ठीक है, डी ब्रोगली अवधारणा हो गई। अब नेक्स्ट है कि डी ब्रोगली अवधारणा के निष्कर्ष। डी ब्रोगली अवधारणा के निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या निकले डी ब्रोगली अवधारणा के। डी ब्रोगली अवधारणा के निष्कर्ष दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। ठीक है, डी ब्रोगली अवधारणा के निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये है कि डी ब्रोगली अवधारणा का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन या कण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य विकिरण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विकिरण या इलेक्ट्रॉन के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहला, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है वो कण या विकिरण, कण या विकिरण के, कण या विकिरण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, कण या विकिरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आया था अपने पास संबंध लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/v, ये संबंध था अपने पास लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। तो लैम्डा जो है वो वेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही कह रहा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कण या विकिरण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है v के, वेग v के। दूसरा निष्कर्ष इसका ये है, दूसरा निष्कर्ष ये है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है
डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कणीय संवेग, कणीय संवेग, कणीय संवेग P, कणीय संवेग P के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, कणीय संवेग P के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दूसरा निष्कर्ष क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कणीय संवेग P के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती P, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती P, ठीक है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती P। ये दो थे डी ब्रोगली अवधारणा के निष्कर्ष। ठीक है, डी ब्रोगली अवधारणा के निष्कर्ष हो गए। नेक्स्ट है डी ब्रोगली अवधारणा का महत्व। डी ब्रोगली अवधारणा का महत्व क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आता है डी ब्रोगली अवधारणा का महत्व। डी ब्रोगली अवधारणा के महत्व में पहला इसका महत्व ये है कि डी ब्रोगली अवधारणा के महत्व में पहला महत्व है कि डी ब्रोगली द्वारा इलेक्ट्रॉन की या कण की तरंग और कणीय प्रकृति को एक संयोजित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। डी ब्रोगली द्वारा पहला महत्व ये है कि डी ब्रोगली द्वारा कण की, डी ब्रोगली द्वारा कण की तरंग और कणीय प्रकृति को, तरंग और कणीय प्रकृति को एक संयोजित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। एक संयोजित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया, एक संयोजित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो वो क्या था? लैम्डा बराबर h/mv, तरंग और कणीय प्रकृति को जब अपन ने आइंस्टीन के अपेक्षितता सिद्धांत और प्लांक के विकिरण नियम के संयोजन किया था तब अपन को ये तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुई थी। तो क्या है? ये तरंग और कणीय प्रकृति का संयोजन रूप है। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या किया? कण की तरंग और कणीय प्रकृति को एक संयोजित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, फिर दूसरा इसका महत्व ये कहता है, दूसरा महत्व ये कहता है कि ये जो संबंध है, ये जो संबंध है लैम्डा बराबर h/mv, सामान्य कणों पर तो अप्रभावी है, सामान्य कणों पर अप्रभावी है, लेकिन सूक्ष्म कणों पर यह प्रभावी रूप से लागू होता है, लेकिन सूक्ष्म कणों पर यह प्रभावी रूप से लागू होता है। अतः इसी सिद्धांत से स्पष्ट है कि अति सूक्ष्म कण तो द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं, लेकिन सामान्य कण द्वैती प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। ये जो संबंध है, अति सूक्ष्म कण द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं, लेकिन सामान्य कण द्वैती प्रकृति नहीं दर्शाते। द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं
लेकिन यह संबंध सामान्य कणों पर अप्रभावी है, कणों पर अप्रभावी है, लेकिन सूक्ष्म कणों पर प्रभावी रूप से लागू होता है, प्रभावी रूप से लागू होता है। लेकिन सूक्ष्म कणों पर प्रभावी रूप से लागू होता है, प्रभावी कणों पर सूक्ष्म रूप से लागू होता है। अतः इसी सिद्धांत से स्पष्ट है कि इसी सिद्धांत से स्पष्ट है कि अति सूक्ष्म कण द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं, अति सूक्ष्म कण द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं, जबकि सामान्य कण द्वैती प्रकृति नहीं दर्शाते हैं, द्वैती प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको सबको? दिखाई दे रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके ठीक है। सुनाई भी दे रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? ओके ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा महत्व। तीसरा महत्व ये कहता है डी ब्रोगली द्वारा बोर की एक अवधारणा की व्याख्या की जाती है। बोर की वो अवधारणा क्या है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कोषों में गति करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। क्या है तीसरा इसका महत्व कि डी ब्रोगली द्वारा बोर की इस अवधारणा की व्याख्या की जाती है, डी ब्रोगली द्वारा बोर की इस अवधारणा की व्याख्या की जाती है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कोषों में गति करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/mvr बराबर कितना होता है? NH/2π के बराबर होता है। डी ब्रोगली द्वारा बोर की इस अवधारणा की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। डी ब्रोगली द्वारा बोर की इस अवधारणा की व्याख्या की जाती है। तो वो कैसे? इसको लगा लेते समीकरण नंबर 1। वो कैसे? तो डी ब्रोगली ने या डी ब्रोगली की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग और कणीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूम रहा है, माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूम रहा है। ठीक है, वृत्तीय पथ में घूम रहा है, वृत्तीय पथ में घूम रहा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में घूम रहा है। अतः
परमाणु कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन, परमाणु कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन लैम्डा तरंग दैर्ध्य युक्त, लैम्डा तरंग दैर्ध्य युक्त तरंग गति दर्शाता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य युक्त तरंग गति दर्शाता है। क्या है? माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूम रहा है, अतः परमाणु कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन, परमाणु कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन लैम्डा तरंग दैर्ध्य युक्त तरंग गति दर्शा रहा है, तरंग गति दर्शा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग, यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग कला में है, यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग कला में है का मतलब क्या है? कला में है का क्या मतलब है कि अब ये वृत्तीय पथ में घूम रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर तरंग स्टार्ट हुई है तो ये वापस घूमकर अब उसी स्थान पर आकर मिलती है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की तरंग क्या है? कला में, ठीक है। और इससे क्या होंगे? तरंग दैर्ध्य के मान पूर्ण रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग कला में है तो परमाणु कोश की परिधि, परमाणु कोश की परिधि वृत्ताकार है, तो परमाणु कोश की परिधि 2πr होगी। 2πr तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के रूप में होती है, तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के रूप में होती है। क्या बोला? यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग कला में है, कला में है तो परमाणु कोश की परिधि 2πr, परमाणु कोश की परिधि 2πr तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के रूप में होती है, तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के रूप में होती है। अब इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लैम्डा बराबर क्या होता है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लैम्डा बराबर, इधर लिखती हूं मैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv, h/mv होता है, h/mv। तो लैम्डा का मान इस सूत्र में रख दिया, लैम्डा का मान इसमें रख दिया, तो क्या आया? 2πr इज इक्वल टू n h/mv, h/mv, ठीक है, n h/mv ये आया। अब वज्र पक्षांतरण कर लेते हैं। mv को लाए इधर और 2π को लाए इधर, mv को इधर लाए, 2π को उधर ले गए, तो क्या आता है? mvr इज इक्वल टू n h/2π, mvr इज इक्वल टू क्या आया? n h/2π, ठीक है। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण 3 आया है, ये जो समीकरण 3 आया है वो समीकरण 1 से संबंध प्रदर्शित करता है या समीकरण 1 को स्पष्ट करता है, ठीक है। यही परिणाम अपन को लाना था, तो डी ब्रोगली अवधारणा द्वारा बोर की इस अवधारणा की व्याख्या हो गई, बोर की इस अवधारणा की व्याख्या हो गई, ठीक है, यही है। तो डी ब्रोगली अवधारणा द्वारा बोर की इस अवधारणा की व्याख्या की जाती है। ये जो समीकरण 3 आया समीकरण 1 को स्पष्ट करता है, ठीक है। ये हो गए डी ब्रोगली अवधारणा के महत्व, डी ब्रोगली अवधारणा के महत्व। नेक्स्ट टॉपिक आता है डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन, डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन।
प्रायोगिक सत्यापन। डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन। तो डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन, डी ब्रोगली अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा किया जाता है। डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा, डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में, डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में, डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में, डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में निकल क्रिस्टल के, निकल क्रिस्टल के तलों से परावर्तन द्वारा, परावर्तन द्वारा मंदगामी इलेक्ट्रॉन, मंदगामी इलेक्ट्रॉन